डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और श्रोताओं, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं हर सप्ताह की तरह कुछ खास। तो श्रोताओं, आयुर्वेद, जिसे हमारे भारत में चिकित्सा की कई प्रणालियों में से एक माना जाता है। श्रोताओं, आयुर्वेद हमारे जीवन के दिनचर्या को स्वस्थ करके और आयुर्वेदिक दवाइयों की जड़ी बूटियों के द्वारा स्वस्थ रखने का एक अभूतपूर्व जरिया है। और आयुर्वेद का उपयोग करके हम अपने जीवन शैली को अच्छा बना सकते हैं और रोगों से बच भी सकते हैं। तो श्रोताओं, आयुर्वेद के जरिए हम अपने स्वस्थ जीवनचर्या और होने वाली बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, इस बारे में जानकारी के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अरुणा ओझा जी को, जो प्रोफेसर है और विभागाध्यक्ष हैं काय चिकित्सा में, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर में। तो डॉक्टर अरुणा ओझा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार जी। तो डॉक्टर अरुणा जी, सबसे पहले कार्यक्रम में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारा जो दैनिक दिनचर्या है और उससे स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद किस तरह मदद करता है और आयुर्वेद का हमारे जीवन में क्या महत्व है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आयुर्वेद, जैसा कि नाम से पता है कि जहां पर आयु के बारे में विशेष रूप से जाना जाता है, वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद में 2 प्रयोजन बताए गए हैं। एक है, पहला है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और दूसरा, यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तब उसकी चिकित्सा करना। तो आयुर्वेद स्वस्थ रहने पर ज्यादा जोर देता है और स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। या यूं कहें कि अगर सबसे अच्छी जीवन शैली यदि हम देखें तो वो आयुर्वेद में ही बताई गई है कि कैसे हम किस जीवन शैली को अपनाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं और बीमारियों को काफी हद तक रोक सकते हैं। जी। तो डॉक्टर अरुणा जी, बात करते हैं हमारे जीवन शैली की और बीमारियों की। तो आयुर्वेद के अनुसार बीमारियों और जो हमारे शरीर में जो अनियमितताएं होती है, उसका क्या कारण हो सकता है? मुख्य रूप से यदि हम देखें तो इसका कारण हमारी खराब दिनचर्या या खराब जीवन शैली का होना है। जैसा कि आपने पहले भी पूछा था कि स्वस्थ रहने के लिए दिनचर्या का संतुलित और अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। अनियमित दिनचर्या या जीवन शैली मधुमेह, मोटापा, कैंसर, डिप्रेशन जैसी कई बड़ी शारीरिक और मानसिक बीमारियों को जन्म देती है। आपने पूछा कि दिनचर्या क्या है, उसे कैसे समझें। सुबह सोकर उठने से लेकर रात में सोते तक हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं, हमारा नहाना, धोना, ध्यान, पूजा, भोजन, व्यायाम, सभी दैनिक कार्य दिनचर्या का हिस्सा हैं। ये सभी कार्य यदि हम उचित समय पर उचित मात्रा में अपनी उम्र, मौसम और शारीरिक अवस्था का ध्यान रखते हुए यदि हम करते हैं तो वही स्वस्थ दिनचर्या है जो शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होती है। मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि आयुर्वेद में जीवन के 3 उपस्तंभ कहे गए हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। स्वस्थ जीवन शैली में इन तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ये तीनों ही आधार स्तंभ बहुत ही जरूरी होते हैं। मैंने देखा है कि समाज में बहुत से प्रबुद्ध व्यक्ति होते हैं जो स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक होते हैं, लेकिन वो वर्ष भर एक ही जैसी जीवन शैली अपनाते हैं, जबकि आयुर्वेद के अनुसार अलग अलग 6 ऋतुएं बताई गई हैं और हर ऋतु में बदलाव जब होता है तो उसके साथ हमें अपने खान पान और आहार विहार में भी बदलाव करना चाहिए, तभी हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जी जी। ये जो आपने बताया कि हमारी जो दिनचर्या जो अच्छी होनी चाहिए और उसमें आयुर्वेद का क्या महत्व है, स्वस्थ रहने के लिए हमें अनाज, फल, सब्जियों का चुनाव किस प्रकार करना चाहिए? स्वस्थ रहने के लिए किस तरह अनाज, फल, सब्जियों का चुनाव करें, इसका ऐसा कोई यूनिवर्सल नियम नहीं है जो सभी पर एक जैसा लागू हो। अनाज, फल और सब्जियों का चुनाव ऋतुओं के अनुसार करना चाहिए। हम जिस जगह पर रहते हैं, ठंडी जगह पर रह रहे हैं या बहुत गर्म प्रदेश में रह रहे हैं, उसके अनुसार किया जाता है। हमारी उम्र, हमारी शारीरिक प्रकृति, ये सभी उपयुक्त चुनाव का आहार करने में मदद करती हैं। स्वस्थ व्यक्ति और बीमार व्यक्ति के लिए भी आदर्श आहार अलग अलग हो सकता है। अलग अलग बीमारियों के अनुसार भी पथ्यापथ्य बदल जाता है। फिर भी कुछ सामान्य नियम होते हैं, जैसे आयुर्वेद में बताया गया है कि कुछ ऐसे आहार द्रव्य हैं जिनका हर व्यक्ति को वर्ष भर प्रयोग करना चाहिए, उसे नित्य सेवनीय द्रव्य कहा गया है। तो यदि कोई व्यक्ति उसका अधिक रूप में प्रयोग करता है, वर्ष भर प्रयोग करता है, तो वो अपने स्वास्थ्य, अपनी व्याधि क्षमता को बहुत अच्छा बनाकर रखता है। इसमें मुख्य रूप से मूंग की दाल, लाल चावल, जौ, गाय का दूध, गाय के दूध से बना घी,
आंवला, शुद्ध शहद, अनार, इन पदार्थों को बताया गया है जो मुख्यतः सभी के लिए हितकर होते हैं। इसी प्रकार एक नियम और है कि जिस मौसम में जो सब्जियां और फल प्राकृतिक रूप से होते हैं उन्हें पैदा करने के लिए किसान को अतिरिक्त उपाय नहीं करना पड़ता। उसमें फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइजर इनका भी प्रयोग कम होता है। तो ऐसे मौसमी फल और सब्जियां शरीर के वात, पित्त, कफ दोष को संतुलित रखते हुए हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं और हमारी व्याधि क्षमता को अच्छा बनाकर रखते हैं। जी जी। तो अरुणा जी, जब हम बात करते हैं अच्छे खान पान की और आयुर्वेद की, तो इसमें जो एक हमारी जो इम्यूनिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है जी। तो आयुर्वेद में देखा जाए तो हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे जीवन के 3 आधार स्तंभ हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार तो हम जानते हैं कि जो भी चीजें हम खा रहे हैं, चाहे फल के रूप में, अनाज के रूप में, सब्जियों के रूप में, वो सभी बहुत महत्वपूर्ण होती है। न केवल हम कितनी महत्वपूर्ण चीज खा रहे हैं बल्कि उसको कब खा रहे हैं, कितनी मात्रा में खा रहे हैं, किस चीज के साथ मिलाकर खा रहे हैं, किस ऋतु में खा रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण होता है। नींद का 33% कंट्रीब्यूशन होता है हमारी व्याधि क्षमता को बढ़ाने में। और इसी तरीके से तीसरा आधार स्तंभ होता है ब्रह्मचर्य, जिसमें हम हमारी सुबह से लेकर रात में सोते तक जो भी जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, चाहे वो व्यायाम हो, चाहे हमारा अपना खुद काम हो या किसी भी तरीके का कार्य होता है, वो सब हमारी दिनचर्या का हिस्सा होता है। तो जब हम इनको बहुत अच्छे से करते हैं और इनके साथ साथ एक जो हमारा आचार और विचार होता है वो भी व्याधि क्षमता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमारी सकारात्मक सोच व्याधि क्षमता को बढ़ाती है और इसी तरह नकारात्मकता व्याधि क्षमता को कम करती है। जी जी, बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारी जो नींद होती है, क्योंकि हम आज देख रहे हैं बदलता मौसम है, बदलता दौर है, आधुनिकता है, लोगों को काम करने की भाग दौड़ होती है, लोग नौकरी पेशा हैं, उनको अपना समय व्यवस्थित करने में काफी दिक्कत होती है, लोग काफी देर तक मोबाइल देखते हैं। तो क्या नींद भी स्वस्थ रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज की जो भागम भाग वाली जीवन शैली है, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें सबसे महंगी चीज नींद हो गई है और हम कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। जब हमारी मर्जी होती है हम रात में 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे सोते हैं और सुबह सूर्योदय के बाद भी हम सोते रहते हैं। आयुर्वेद में जो 3 आधार स्तंभ स्वस्थ रहने के हैं उसमें एक नींद बताया गया है, नींद को। और आयुर्वेद में ये कहा गया है कि सम्यक निद्रा शरीर के बल, वर्ण, आयु, कांति, स्वास्थ्य और ज्ञान को बढ़ाती है। ज्ञान में स्मृति, एकाग्रता, ये सभी चीजें आ जाती हैं। और यदि किसी की नींद सम्यक नहीं है तो वो कई प्रकार के दुख यानी कई प्रकार की शारीरिक, मानसिक बीमारियों, शरीर में दुर्बलता, नपुंसकता और अज्ञान पैदा करने वाली होती है। साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी कम करती है। तो इसलिए अपनी शारीरिक, मानसिक प्रकृति के अनुसार, अपनी उम्र के अनुसार, अपने व्यवसाय और ऋतु के अनुसार हर व्यक्ति को 6 से 8 घंटे की सही समय पर गहरी और शांत निद्रा लेनी चाहिए, जो हमारे शरीर और मन को संतुलित करती है। सही समय का मतलब जैसे आपने बताया कि अभी मोबाइल के कारण लोग देर रात तक जागते हैं, कई बार अपने काम के कारण भी उन्हें जागना पड़ता है। तो यदि हम रात में 2 बजे सोकर 6 से 8 घंटे की नींद ले रहे हैं तो वो हमारे लिए उतनी हितकर नहीं होगी। सोने का एक नियम है कि आप जब भी सोएं तो सूर्योदय के पहले आप उठें। तो सूर्योदय के पहले यदि आप उठ रहे हैं तो आपकी उससे पहले 6 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। ये हर व्यक्ति के लिए इसका प्रमाण थोड़ा अलग हो सकता है। जितनी नींद लेने के बाद वो अगले दिन स्वस्थ और अपने आप को स्फूर्त महसूस करता है, वो उसके लिए पर्याप्त नींद होती है। दिन में सोना हमें बीमार करता है। आयुर्वेद में सभी बीमारियों का कारण दिन में सोने को बताया गया है, जिसे दिवा स्वप्न भी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में हम आधे घंटे, पौन घंटे सोने की अनुमति आयुर्वेद देता है। इसके अलावा जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, बच्चे, गर्भवती महिलाएं या अपनी शारीरिक अवस्था के अनुसार सभी ऋतुओं में वो थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। और यदि कोई हम बरसात के मौसम में या फिर अगर बहुत ज्यादा हम 2-3 घंटे नियमित रूप से सोते हैं तो ये कई तरह के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और जीवन शैली जन्य बीमारियों को पैदा करता है। डॉक्टर खूब पानी पीने के लिए कहते हैं। जी। तो हमें इसकी मात्रा का पता नहीं होता कि कितना पानी पिए। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? बहुत सही सवाल पूछा आपने कि डॉक्टर कहते हैं कि खूब पानी पियो, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि खूब पानी का मतलब
5 ग्लास, 10 ग्लास, 20 ग्लास कितना है। मैंने देखा है अभी कि बहुत सारे लोग जब हमारे चिकित्सालय में आते हैं तो वो कहते हैं कि सुबह उठकर हम 4 गिलास पानी पीते हैं। तो मुझे भी ये नहीं समझ में आता कि 4 गिलास पानी पीने का नियम कहाँ से आया है। कहीं पर भी आयुर्वेद में ये नहीं लिखा हुआ है कि 4 गिलास पानी आपको सुबह पीना चाहिए। बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए हमें दिन भर में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी की जरूरत होती है, लेकिन उस पानी को हम एक साथ ना पीकर अगर हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार पिएं तो वो हमारे लिए ज्यादा स्वास्थ्यकर होता है। यदि आप सुबह खाली पेट है तो आप उसमें पानी की मात्रा थोड़ा बढ़ा सकते हैं। शाम को 6-7 बजे के बाद पानी की मात्रा आपको कम कर देनी चाहिए, क्योंकि रात में यदि आप पानी ज्यादा पीते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे डाइजेशन को खराब करता है। इसी तरीके से खाना खाने के बाद कम से कम 50 मिनट या 1 घंटे तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए, और यदि हमें प्यास लगती है तो 2-4 घूंट पानी ही पिए। उस समय 1 गिलास 2 गिलास पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा ही वर्षा ऋतु में हमें पानी की मात्रा थोड़ा सा कम कर देनी चाहिए। गर्मी का महीना अभी थोड़े दिन बाद आने वाला है तो गर्मी में पानी की मात्रा सामान्य से हम थोड़ी अधिक कर सकते हैं। और ये बहुत हद तक हमारी शारीरिक प्रकृति कैसी है, कौन सा मौसम है, कौन सा काम हम कर रहे हैं, इसके ऊपर भी निर्भर करता है। यदि आप धूप में काम कर रहे हैं, फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा है, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, तो वहां पर भी पानी की मात्रा थोड़ी अधिक होनी चाहिए। जी डॉक्टर अरुणा जी, कैसा अपना खान पान रखना चाहिए और कौन सी सावधानियां जो हमें सबसे आवश्यक है? जी, हमारे श्रोताओं को पता होगा कि वर्ष भर में 6 ऋतुएं होती हैं, हेमंत, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद ऋतु। जैसे प्रकृति में बदलाव होता है, प्रकृति के साथ साथ हमें अपने खान पान और अपनी जीवन शैली में भी बदलाव करना पड़ता है। जब हम प्रकृति के अनुसार अपने आहार विहार में बदलाव करते हैं तभी हम स्वस्थ रह पाते हैं। अभी बसंत ऋतु चल रही है। बसंत ऋतु में प्रकृति में बहुत सुंदर परिवर्तन होता है, उसी के साथ हमारे शरीर में भी परिवर्तन होता है। जो हेमंत और शिशिर ऋतु में हमारे शरीर के अंदर बढ़ा हुआ और जमा हुआ कफ रहता है, वो बसंत ऋतु में जब सूर्य की किरणें थोड़ी तेज होती हैं तो वो पिघलने लगता है। और सर्दी, खांसी, बुखार, पाचन से संबंधित कई तरह की बीमारियां, ये सब इस मौसम में होती हैं। तो हमें बसंत ऋतु में थोड़ा अपने खान पान में यदि हम बदलाव कर लें तो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और इन बीमारियों से बचा सकते हैं। इस मौसम में हमें हल्का, सुपाच्य, ताजा और गर्म भोजन करना चाहिए। सब्जियों में यदि हम देखें तो हमें जो थोड़ी सी कट्टू और तिक्त रस वाली सब्जियां होती हैं, जैसे करेला, मेथी, पालक, बथुआ, लौकी, परवल, इस तरह की सब्जियों का प्रयोग अधिक करें। फलों में हम अमरूद, पपीता, सेव, जो बहुत मीठे फल नहीं है, इस तरह के फलों का प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह मूंग, जौ का दलिया या जौ की रोटी, मसूर की दाल, पुराना लाल चावल, ये भी हमें स्वस्थ रखता है। अदरक, काली मिर्च का प्रयोग हम काढ़े के रूप में या चाय में डालकर कर सकते हैं। हल्दी, दालचीनी, जीरा, मेथी, ये जो मसाले कटु तिक्त रस वाले हैं, ये हमारे आहार को भी स्वादिष्ट बनाते हैं और साथ साथ ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत जरूरी हैं। तो इस मौसम में इनका प्रयोग हमें पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। हल्का व्यायाम करना चाहिए। अब क्या हमें नहीं करना चाहिए? अभी होली में हमने व्यंजनों का खूब आनंद लिया, मीठा, खोए की मिठाई, तली भुनी चीजें, तो अब हमें उन चीजों को छोड़ना चाहिए। ठंडी चीजें हम ना लें, ठंडा पानी ना पिएं। इसी तरीके से बहुत जल्दी लोग मार्केट में बहुत जल्दी पका आम आने लगता है और लोग मैंगो शेक लेने लगते हैं, केले का शेक भी बहुत सारे लोग लेते हैं। तो इस मौसम में हमें बिल्कुल उन चीजों को नहीं लेना चाहिए। जी डॉक्टर अरुणा जी, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, और बात कर रहे हैं डॉक्टर अरुणा ओझा जी से। डॉक्टर अरुणा ओझा जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जैसा हम देखते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाते हैं जून के माह में, और देख रहे हैं लोग इसके लिए जागरूक भी हो गए हैं और लोग इसके लिए योगा क्लासेस को भी ज्वाइन करते हैं। तो हमें व्यायाम किस प्रकार का और कितनी देर करना चाहिए? क्योंकि लोग व्यायाम तो करते हैं, योग भी करते हैं, लेकिन इसके बारे में जो सटीक जानकारी उन्हें होना काफी आवश्यक है। जी जी, अभी आजकल हम देखते हैं कि लोग स्मार्ट वॉच पहनकर 10,000 स्टेप चलने का फैशन है अभी। लेकिन ये 10,000 स्टेप चलना सभी के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता। व्यायाम भी हमें अलग अलग मौसम के अनुसार, अपनी उम्र के अनुसार और शारीरिक अवस्था के अनुसार करना चाहिए। अभी हाल के ही कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि कई लोग जिम में वर्कआउट करते समय, खेल के मैदान में, कुछ लोगों की डांस फ्लोर पे,
एक्सरसाइज करते करते, डांस करते करते उनकी मृत्यु हो गई। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर भूल करते हैं कि हमें कितना व्यायाम करना चाहिए और कब करना चाहिए। व्यायाम, सही व्यायाम वही है कि जिसको करने के बाद हमारे शरीर में स्फूर्ति हो, मन प्रसन्न हो, लेकिन हमको थकान ना हो। बहुत बार हम देखते हैं कि हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद हम 2-3 घंटे सो जाते हैं और दिन भर फिर हम क्रियाशील नहीं रहते हैं। तो सही व्यायाम वो है कि जिसको करने के बाद हमेशा अपनी शक्ति से, आयुर्वेद में कहा गया है कि अर्ध शक्ति व्यायाम करें। तो जितना व्यायाम करने के बाद हमारी सांसें थोड़ी सी तेज हो जाएं, हमारे माथे पर पसीना आने लगे और हमें अच्छा लगे, लेकिन थकान ना हो, वही सही व्यायाम होता है। और इसके लिए आप चाहे योग करें, साइकिलिंग करें, डांस करें, वॉकिंग करें, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, कुछ आसन होते हैं, योग का अपना अलग प्रभाव होता है, जो हमारे शरीर का जो एक लचीलापन होता है उसको बढ़ाते हैं। तो हमें अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में योग को भी शामिल करना चाहिए। और ये योग, व्यायाम, ये सभी हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य के लिए होता है। लेकिन फिर भी यदि हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो योग और व्यायाम के साथ कुछ मिनट, कुछ समय हमको अपने ध्यान के लिए देना चाहिए। साथ ही साथ पसंद के काम, पसंद के लोगों से बात करना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात अभी आपने कही है। तो डॉक्टर अरुणा जी, कार्यक्रम में चले उससे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि आयुर्वेद स्वस्थ रहने के लिए कितना सहयोग कर सकता है। आयुर्वेद स्वस्थ रहने के लिए 100% सहयोग करता है, क्योंकि बीमार होने के लिए 2 चीजें जरूरी होती हैं। एक तो आपकी जीवन शैली अच्छी ना हो, जिससे आपका चयापचय या मेटाबॉलिज्म खराब हो, तो वो एक बीमारियों का वर्ग होता है जिसको हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या जीवन शैली जन्य रोग कहते हैं। और दूसरा, कई तरह के संक्रमण होते हैं। तो यदि हमारी जीवन शैली अच्छी है, हमारा खान पान अच्छा है, हम हर मौसम में ऋतु के अनुसार अपने खान पान में, आहार विहार में परिवर्तन कर रहे हैं, हम व्यायाम कर रहे हैं, हम सम्यक निद्रा ले रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के बल को भी बढ़ाता है, व्याधि क्षमता को भी बढ़ाता है, जिससे जीवन शैली जन्य विकारों से तो हम बचते ही हैं, साथ साथ कई तरह के इन्फेक्शन से भी हम बच जाते हैं। क्योंकि हमारे चारों तरफ कई तरह के बैक्टीरिया, वायरस और इन्फेक्शंस होते हैं, कई संक्रमित लोग भी रहते हैं। लेकिन यदि हम अपने शरीर के बल को अच्छा रखेंगे, अपनी व्याधि क्षमता को अच्छा बनाकर रखेंगे, तो हम उससे काफी हद तक बच सकते हैं। तो डॉक्टर अरुणा जी, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रकृति का हर मौसम, हर ऋतु, हर दिन बहुत ही खूबसूरत है। जैसे प्रकृति बदलती है, हमें भी अपनी दिनचर्या, जीवन शैली में बदलाव करना चाहिए। जीवन शैली जन्य बीमारियां या लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर का एक ही और केवल एक ही उपाय है, प्रकृति के अनुसार अपनी जीवन शैली में बदलाव। आयुर्वेद ही हमें ये सिखाता है कि अलग अलग ऋतुओं में किस प्रकार की दिनचर्या या किस प्रकार की जीवन शैली अपनाएं। श्रोताओं, तो आइए आयुर्वेद से जुड़ें, आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ छत्तीसगढ़, स्वस्थ भारत के लिए सब मिलकर कदम बढ़ाएं। तो अरुणा जी, आयुर्वेद के संबंध में और हमारे दैनिक जीवन से संबंधित जो आहार विहार के संबंध में आपने जो जानकारी दी है, ये हमारे श्रोताओं के लिए काफी लाभप्रद होगा। और हमारे श्रोता इस कार्यक्रम को सुनने के बाद इन आहार विहार से संबंधित अपनी जो दिनचर्या में इसे शामिल करके इसका लाभ ले सकते हैं। तो डॉक्टर अरुणा जी, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं को जो जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।